हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? लंबे समय बाद आना हुआ। इसके कईयों कारण थे जिसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब लगता है आना जाना लगा रहेगा और आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। आज का जो मुख्य विषय है वो है CUT के एग्ज़ाम के बारे में, उसमें भी विशेषकर LLM के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका पेपर कोड था PGQP02। यह एग्ज़ाम विशेषकर लॉ स्टूडेंट के लिए एक कौतूहल का विषय था। कारण स्पष्ट है इसका सिलेबस लेकर। इसका सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा सिलेबस था, जो मतलब अन्य LLM के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है। और सबसे मज़ेदार क्या रहा? सबसे मज़ेदार ये रहा कि क्वेश्चन भी लगभग सारे पोर्शन से पूछे गए। यानी मेरे एनालिसिस में इतना बैलेंस पेपर शायद नहीं होता है या बहुत रेयर होता है जो एकदम स्ट्रिक्ट टू सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मोटे मोटे तौर पर जो अपने पास सिलेबस में एक्ट वगैरह दिए गए थे वो थे 37। ये अभी मोटे मोटे तौर पे है। जैसे ही अगर हम IPR की बात करें तो उसमें 7-8 एक अदर आ जाते हैं। फिर हम हिंदू लॉ में बात करें उसमें 4 अलग आ जाता है। वीमेंस लॉ के बारे में बात करें उसमें कईयों एक्ट हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में आप जानते हैं कि ये अम्ब्रेला लॉ के बारे में है, जिससे जुड़ा क्वेश्चन भी आया था, अगर आप सबको ध्यान हो तो। इसमें कईयों एक्ट हैं। इसी तरह आप जैसे ह्यूमन राइट में जाते हैं तो कईयों एक्ट पढ़ना पड़ते हैं। ADR में कईयों एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कंपटीशन एक्ट में कईयों एक्ट हैं। कंपनी लॉ के अंतर्गत, लेबर लॉ के अंतर्गत, यहाँ तक कि अगर आप सिलेबस अच्छे से देखे होंगे तो आपको दिखेगा कि साइबर लॉ में जो नए नए अमेंडमेंट हुए उनको भी रखा गया है, जो कि एकदम मतलब किसी भी लॉ एस्पिरेंट के लिए बहुत ही चुनौती भरा सिलेबस था। अब मैंने उसकी प्रिंट आउट निकलवाई, वो प्रिंट आउट ही करीब 34 या 35 पेज में गई थी, जो कि वाकई अगर प्रिंट पेज नंबर लिखा रहता तो मैं आपको बता सकता था, लिखा नहीं है। तो ये एक बहुत ही मतलब टफ सिलेबस था। और एग्ज़ाम देने के बाद तो सभी को लगा कि पेपर बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही अटैम्प्ट हैं, ये हैं। लेकिन जैसे ही आंसर की आया है, आंसर की के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी गलती हुई है, पेपर तो इतना भी टफ नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक एनालिसिस वीडियो बनाई ही जाए कि मालूम चले कि पेपर कितना सॉफ्ट था या कितना टफ था, कितना इजी था या कितना हार्ड था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन निकाले और क्वेश्चन को मैंने देखने की कोशिश की कि कितने क्वेश्चन कितने एक्ट से जुड़े हैं। तो मैं एक मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि जैसे मैंने बताया ना कि 37 सब्जेक्ट्स थे सिलेबस में मोटे तौर पे, उसी तरह क्वेश्चन लगभग नहीं आए हैं तो 29 सब्जेक्ट से आए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 29 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं, और वो भी तब जब 25 नंबर के क्वेश्चन अदर देन लॉ थे। यानी 75 क्वेश्चन में ही 29 सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो फिर मैंने कोशिश की कि थोड़ा और डीप जाया जाए। तो फिर मैंने और डीप जाने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, और लगभग एक ना एक क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत ही बैलेंस पेपर है। बैलेंस पेपर कहने का एक तर्क यह भी है कि ना तो लीडिंग केसेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही मैथ ज़्यादा दिया गया है, ना ही ऑप्शन दिया गया है, ना ही रीज़न वाला ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, और ना ही इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा दिया गया, और ना ही सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया है। यानी हर एक तरह से ये बैलेंस है, और यही हम लोग को
मार्क दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मार्क देने वाली थी वह थी क्वेश्चन का पूछने का तरीका। यानी इतना सहज और इतने समझ जाने वाले सब्जेक्ट में आदतन या आम तौर पे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन पूछने की जो शैली होती है बड़ी कठिन होती है और उसका जवाब आसान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की शैली बड़ी आसान रखी गई थी, बहुत ही ईजी। मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़ के लग रहा था कि अरे ये तो मुझे याद है, मैंने ये तो पढ़ा है, लेकिन जो उसका आंसर था वो बहुत ही टफ था। अब जैसे ही एक CRPC में क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो पूछा गया था कि वारंट केस जो होता है, ठीक, उसमें पनिशमेंट का क्या ये है। अब देखिए, अब जब आप CRPC पढ़ेंगे, CRPC में जब आप सेक्शंस को पढ़ते हैं और शब्द को जहाँ डिफाइन किया गया है वहाँ पर आप जाते हैं, तो आप वारंट केस जाते जाते या तो वो छोड़ देते हैं या बड़ी तेज़ी में पढ़ के निकल जाते हैं या फिर बहुत सीरियस में नहीं देते। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, कॉग्निजेंस, नॉन कॉग्निजेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल में ही उलझ के रह जाते हैं। और वहाँ क्वेश्चन अगर आप देखें तो कितनी आसानी से पूछी गई थी, कितना। ऐसे ही आप जब डाइसी साहब को पढ़ें तो डाइसी साहब में आप देखते हैं कि डाइसी साहब ने 3 प्रिंसिपल दिया और वहाँ पे कितनी इजी वे में लिखा गया क्वेश्चन। आपको लगे अरे ये तो मुझे याद ही है, और जाहिर सी बात है आपको याद है, लेकिन जैसे ही आप आंसर पे पहुँचते हैं, नहीं, आप तो आंसर की कुछ और आ गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगा था, विशेषकर जब मैंने सिलेबस देखा था, मुझे लगा था कि ये तो BA LLB वालों के लिए मतलब जैकपॉट है। क्योंकि जिस तरह से सब्जेक्ट्स दिए गए थे, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग, टैक्सेशन, अदर जो भी था, लेबर लॉ, कंपटीशन एक्ट, कंपनी एक्ट, इन सब में मतलब जो 3 ईयर LLB वाले हैं वो इन सब्जेक्ट्स पर पढ़ते ही नहीं या अपने पसंद पे छोड़ देते हैं। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, एविडेंस पे जाते हैं, CRPC से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, बहुत हुआ तो ADR पे चले गए, बहुत हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे चले गए। तो इन चीज़ों में वो घिसे पीटे रहते हैं। लेकिन BA LLB वालों को ज़्यादा ये कंपनी से जुड़ा ये सब चीज़ें देखनी हो, और सिलेबस भी वैसा दिया भी था। इसमें कोई जगह टैक्स हो, इंश्योरेंस लॉ हो, ये सब चीज़ें थीं। अगर हम लोग देखते हैं अदर्स एग्ज़ाम्स जो अब तक होते आते थे, तो उसमें क्या होता था, इंटरनेशनल लॉ पे बहुत क्वेश्चन होते थे, पब्लिक इंटरनेशनल पे बहुत क्वेश्चन होते थे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बहुत क्वेश्चन होते थे। यहाँ पर हम देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या ओनली इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो मात्र 2 क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप? यानी हर तरह से बैलेंस किया गया। जो डर था कि BA LLB वालों को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इनकम टैक्स से 2 क्वेश्चन है, ऐसे जो कंपटीशन एक्ट से 1 क्वेश्चन है, ऐसे एकदम मतलब जुवेनाइल एक्ट से 3 क्वेश्चन, लेबर लॉ से 3 क्वेश्चन है, ADR से 1 क्वेश्चन है। यानी उनको भी ये मौका नहीं दिया गया है कि आपका जैकपॉट लग जाए या किसी का जैकपॉट लग जाए। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछने की शैली से लगा कि पेपर आसान है, क्वेश्चन बनाने की शैली से लगा कि पेपर आसान है, लेकिन एनालिसिस के व्यू से या फिर आंसर की मिलाने के बाद अब लग रहा है कि क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं था जितना समझा गया। तो वाकई में इस तरह से हम देखेंगे कि हम समझते हैं कि पेपर इजी तो नहीं था, एकदम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि हम अगर थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़ा सा करते, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में 150-200 नंबर लाना बहुत टफ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है 25 नंबर का क्वेश्चन। उस 25 में अगर आपने लाइफ में कभी भी SSC की प्रिपरेशन की है या 10th लेवल तक आपने मैथ को, और मैथ ने आपको वैल्यू दिया है, और इंग्लिश तो लॉ के स्टूडेंट में उतनी तो ठीक ही हो जाती है,
तो बहुत नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है 25 में। तो बाकी तो इधर तो 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लाना उतना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का यह पैटर्न होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड दिए जाते हैं और कुछ एवरेज दिया जाता है। तो 75 में 20 क्वेश्चन तो इजी होते ही होते हैं। अब अगर हम ध्यान दें कि किन सब्जेक्ट्स में ऐसा था क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था और किन सब्जेक्ट की वेटेज रही, तो इस बार जो रहा 2022 के एग्ज़ाम में आईपीसी के क्वेश्चन ठीक रहे, यानी आईपीसी के क्वेश्चन रहे 6 के करीब। और इसमें भी आपका प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस के बिना शायद ही बनता, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इसके बिना आईपीसी क्वेश्चन अधूरा सा होता है। फिर हम लोग दूसरा जो आ जाए वो आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट और लीडिंग केस। ये आपको तो ध्यान रहना ही रहना चाहिए, क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट जितना दिखने में छोटा है ये उतना ही बड़ा है, और कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उन तक से क्वेश्चन पूछा गया। समझिए कितना बैलेंस बनाया गया। तो कंपनीज एक्ट से भी क्वेश्चन करीब 5 के करीब थे। तो अभी तक हमने किसकी बात की? आईपीसी की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कंपनी एक्ट्स की बात की। सीपीसी से इस बार क्वेश्चन 4 रहे। मैंने जो क्राइटेरिया बनाया वो 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक बनाया है, जिनको मैं मान रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए इस बार, क्योंकि किसी से 6 या 7 से ज़्यादा नहीं आए किसी सब्जेक्ट में। तो ये रहा। उसके बाद आता है लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंतर्गत भी कई तरह के एक्ट्स आते हैं और हर एक एक्ट्स को लगभग टच किया गया है, भले ही एक क्वेश्चन पूछ के या उस एक्ट्स को किसी और तरह से पूछ के। तो लेबर लॉ में करीब क्वेश्चन आए हैं 4। और जो सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट्स है वो हैं आईपीआर। आईपीआर में करीब 8 एक्ट आते हैं, और 8 एक्ट में यहाँ पे करीब 2 एक्ट को विशेष तौर पे छुआ गया, और जो 2 एक्ट को और उनकी हिस्ट्री को भी छूने की कोशिश की गई, और कुल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए 4। तो ये सब आपको यह समझाने की कोशिश है कि अगली बार से आप किसी विशेष गाइड और विशेष सब्जेक्ट्स पर फोकस करके ना जाएं सीयूटी में। CUET समझ जाएं कि एक ओवरऑल एक ऐसे स्टूडेंट की डिमांड कर रहा है जिसने 3 साल या 5 साल की पढ़ाई में जमकर पढ़ा हो और कम से कम सब्जेक्ट्स के बारे में तो जानता हो, उस सब्जेक्ट्स के वर्ड्स को कहाँ डिफाइन किया गया है, उस सब्जेक्ट्स में पेनाल्टी क्या है, उस सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, उस सब्जेक्ट का यूज क्या है, और उसमें उसके अमेंडमेंट या उसने किसको रिपेल करके इस्टेब्लिश खुद को किया है। मतलब ऊपर भी जानना ज़रूरी है। जैसे आजकल हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत बहस चल रही है, कभी दबे ज़बान कभी खुली ज़बान की। आजकल के वकील तो पढ़ते नहीं हैं, और मैं इस पे बहुत कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो खुद ही ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है CUT ने भी इस बात को काफ़ी सीरियस ले लिया है। तो अब CUT ने काफ़ी सीरियस लिया है तो आपको भी सीरियस लेना ही पड़ेगा, चूँकि इस बार यह पहली बार कंडक्ट हो रहा है। तो जाहिर है कि ये थोड़ा आसान होगा, लेकिन आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स में टफ होने वाला है। ये लड़ाई इतनी छोटी ना रहेगी, क्योंकि एक तो लॉ है कि क्या ही कहें। अब LLM की एंट्रेंस के लिए अगर आपको 34, 35, 36, 37 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसके अलावे 25 नंबर की तैयारी करने के लिए जोड़े तो उसमें 6-7 सब्जेक्ट्स अदर्स जाएंगे। तो आप समझिए।
तो अभी क्वेश्चन टफ होगा और आपकी प्रिपरेशन अगर एक एक सब्जेक्ट्स पर चलेगी तो ही तैयारी हो सकती है। फ़िलहाल मेरा यही है सुझाव, कोई गाइड पे ना जाएं, स्टिक टू द सिलेबस, ओनली बेयर इट। क्योंकि टोटल का टोटल क्वेश्चन मैंने देखा और लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस बेयर इट्स में पाए, तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेयर इट्स में है। और जिन किताबों के बेयर इट्स नहीं हैं, जैसे हो गया जूरिस्प्रूडेंस, जैसे हो गया आपका एथिक्स, जैसे आपका हो गया, ये मेन 2 ही सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेयर इट्स नहीं आते, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या है कि इन सब्जेक्ट्स के आप कम से कम ये जाने कि ये सब्जेक्ट्स बने कैसे, बने क्यों चल रहे हैं। जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, अभी इथिक्स में इथिक्स का मीनिंग क्या है, इथिक्स के लीडिंग केस क्या हो सकते हैं, इथिक्स का होना क्यों इम्पोर्टेंट है लॉ में, इंटरनेशनल लॉ का क्या मायने है। बहुत डीपली फ़िलहाल तो नहीं पूछा, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर पूछेगा, लेकिन फिर भी आपका जानना ज़रूरी है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो ऐसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो फिर मैंने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए हैं जिसमें 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्टिट्यूड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, टॉर्ट, इन्वायरमेंटल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कहा जाता है, दोनों को मिलाकर 3 ही क्वेश्चन इस बार थे। CRPC, TPA बहुत थोड़ा दिमाग वाला सब्जेक्ट्स है, इसमें थोड़ा विशेष दिमाग लगाना पड़ता है। ये है बहुत ईजी, लेकिन इसकी बारीकियों को बस समझना रहता है। तो ये जैसे हो गया इंटरप्रिटेशन, टॉर्ट, इन्वायरमेंटल, कॉन्ट्रैक्ट, CRPC, TPA, इनसे 3 के करीब क्वेश्चन पूछेंगे। आप समझ रहे हैं, आप देखिए बैलेंस कितना है पेपर। किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया, ना किसी फील्ड वाले को, ना कोई ये कह सकता है। इस बार क्या हुआ, इस बार मेरी कई लड़कों से बात हुई जो कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे थे और उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जनरली होता क्या है कि हम लोग जे के प्रिपरेशन पे भिड़ जाते हैं। तो जे के प्रिपरेशन में कुछ सब्जेक्ट्स को हम लोग वेटेज ज़्यादा देते हैं, जिनमें मेंस को होता है या फिर जिनमें प्री के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो उन लड़कों ने उस पर तो काफ़ी विशेष फोकस दिया और उनका यही मानना था कि इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन CUET 2022 इन सभी बातों को धक्का बता दिया। उसने कहा कि नहीं, वेटेज तो किसी को नहीं मिलेगा और किसी विशेष सब्जेक्ट को वेटेज ना देना, किसी विशेष कोर्स को वेटेज ना देना, BA LLB या LLB 3 ईयर, और लैंग्वेज को टफ ना करना और बहुत घुमावदार ना पूछ के सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसी जगह से उठाना जो हम लोग आदतन छोड़ देते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी बारीकी से पकड़ा गया और यही 4-5 पॉइंट पेपर को इजी से टफ की तरफ ले जाते हैं। तो होप आपको अंदाज़ा लगा होगा और समझ में आया होगा कि पेपर इजी नहीं था, सब्जेक्ट्स की गरीब देखकर और सब्जेक्ट्स से आए क्वेश्चन को देखकर। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो आंसर की से रिलेटेड या किसी तरह का, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं या साझा कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।